नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। देश में अर्धसैनिक बलों की अहम भूमिका है। आंतरिक हिस्सों से लेकर सीमा तक शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करना अर्धसैनिक बलों की खास जिम्मेदारी है और वो इसको पूरा भी करते हैं। देश में अर्धसैनिक बलों की क्या भूमिका है, इसकी स्थापना क्यों की गई और आज अगर युवाओं के लिए अर्धसैनिक बलों में अवसरों की बात करें तो वो क्या हैं, और ख़ास तौर से इस साल जबकि सरकार ने भी ये घोषित किया है कि अर्धसैनिक बलों में युवाओं की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। तो देखते हैं अर्धसैनिक बलों के इतिहास को, उसकी भूमिका को और उसके भविष्य को। भारतीय अर्धसैन्य बल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है, जिसका गठन देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के साथ साथ सीमा पर तैनात सैन्य बल को सहयोग करने के उद्देश्य से किया गया। देश की सीमाओं की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां रक्षा सेवाओं की होती है, वहीं आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ रोकने का काम अर्धसैन्य बलों के जिम्मे होता है। चैलेंजेस तो हर बल के सामने अपनी अपनी है। एक बल है जो कि हमारी एक सीमा को की रक्षा कर रहे हैं, दूसरा दूसरी कर रहा है, तीसरा तीसरे की कर रहा है, कोई आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में लगा है, कोई रेल की सुरक्षा में लगा है। तो इस तरह से हर संगठन को अपने अपने दायित्व दिए गए हैं। वैसे जो एक बड़ा दायित्व है आंतरिक सुरक्षा का या पुलिसिंग का या विधि व्यवस्था के संधारण का, ये गृह मंत्रालय के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके पर्यवेक्षण में चलता रहता है, अनुश्रवण में। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं पर तैनात रक्षा सैनिकों की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए लगे इन अर्धसैन्य बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ का गठन कई दशक पहले किया गया था। जब गठन हुआ था इन बलों का, उसके बाद सभी ड्यूटीज़ करीब करीब सभी लोग कर रहे थे। लेकिन आपको जानकारी होगी, कारगिल की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद मंत्रियों का एक दल बैठा था और उन्होंने यह निर्णय लिया कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी फोर्स हैं उनको एक एक अलग अलग स्पेसिफिक असाइनमेंट दे दिया जाए। तो उसके तहत फिर बॉर्डरों का भी विभाजन हो गया, जैसे कि आईटीबीपी अब पूरे चाइना बॉर्डर पे है और बीएसएफ का काम सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा रह गई। पहले जैसे कश्मीर वैली में भी डिप्लॉयमेंट था, वो ख़त्म हो गया। बदलते दौर में आंतरिक सुरक्षा देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते शिकंजे के कारण आंतरिक सुरक्षा के मायने तेजी से बदल रहे हैं। दंगे हों, जुलूस, प्रदर्शन, आतंकवाद, आग, बाढ़ या कोई और प्राकृतिक आपदा, ये आंतरिक सुरक्षा प्रहरी ही हैं जो अपनी जान पर खेलकर नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रहरी और असम राइफल के जाबाजों के पास कई जिम्मेदारियां हैं। कहीं भी कोई आपदा हुई या कोई समस्या हुई और उसमें कोई मदद की आवश्यकता है तो इनसे मदद ली जाती है। बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ तो अक्सर ऑर्गेनाइज सर्विसेज को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से बीएसएफ का भी रोल रहा है। कुछ अपनी इनिशिएटिव से भी जहाँ भी कोई आपदा होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँच करके जनमानस की भलाई की जाए, उनको बचाव किया जाए। प्रादेशिक सरकारों की भी ज़रूरतें जैसे होती हैं, इलेक्शंस के दौरान होती हैं या दंगों में हो जाती हैं या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से बीएसएफ डिप्लॉय होती है। आंतरिक मोर्चे पर सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बढ़ी है, उसी अनुपात में स्वीकृत बटालियनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि अर्धसैन्य बलों में कई नौकरियां निकल रही हैं। हाल ही में केंद्रीय पुलिस बल में 62,000 से अधिक पदों की भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एसएसएफ में होनी है। एग्जामिनेशन जो है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है और इसमें रिटन पेपर जो है वो OMR बेस्ड
शीट्स होती हैं जिसके ऊपर आपको अपना उत्तर देना होता है, और ये उत्तर जो है कंप्यूटर द्वारा ही जांचा जाता है। इसमें किसी आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए मेहनत से और लगन से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जो युवा अर्धसैन्य बलों में भर्ती होकर देश की सेवा करने का हौसला रखते हैं, उनके लिए यहाँ ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, उपनिरीक्षक और सहायक कमांडेंट जैसे तमाम पदों के विकल्प मौजूद हैं। अनुशासन की डोर से बंधे इस जॉब में आपके लिए न केवल आकर्षक वेतन भत्ते और तरक्की की संभावनाएं मौजूद हैं, बल्कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान भी बखूबी मिलता है। वर्दी पहन के एज इट इज़ थोड़ी जिम्मेदारी भी और एक आत्मसम्मान दोनों ही साथ साथ महसूस होता है। दूसरी बात, जो बीएसएफ का रोल है वो बॉर्डर्स पे है, देश की सुरक्षा एक तरह से मुख्य रोल है। तो देश की सुरक्षा में जो ऑर्गेनाइजेशन लगी है और जो सिपाही लगे हैं, उनका आत्मसम्मान भी अपने आप बढ़ता है। अर्धसैन्य बलों में जॉब सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित करियर के रूप में देखा जाता है। यदि आप उत्साह, साहस और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अर्धसैन्य बलों में जॉब का विकल्प आपका बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। यहाँ आपकी तमाम पेशेवर जरूरतों की पूर्ति तो होती है, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान में भी इजाफा होता है। और अब देखते हैं कि अर्धसैनिक बलों में कौन कौन से फोर्सेस हैं और इनकी स्थापना कैसे हुई, इनके प्रशिक्षण केंद्र क्या हैं और इनकी देश में भूमिका क्या है। 27 जुलाई 1939 में ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। बल का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना व देश के आंतरिक हिस्सों में असामाजिक तत्वों से निपटना है। सिपाहियों का प्रशिक्षण 4 रंगरूट प्रशिक्षण केंद्रों में होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उग्रवादियों से जूझने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, युद्ध हो या शांति, दिन हो या रात, दुश्मन से हमारी सीमाओं की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं सीमा सुरक्षा बल के जवान। बर्फीले मैदान हो, तपता रेगिस्तान या चारों ओर पानी या घने जंगल, सीमा प्रहरी के चौकस निगाहें दुश्मन से देश की रक्षा करती हैं। बॉर्डर की तैनाती में जिस जगह का जैसा टेरेन है उसके हिसाब से आपको ड्यूटी भी देनी पड़ती है। जैसे कश्मीर में देखिए अभी स्नोफॉल हो रहा है, उस बीच में भी ड्यूटी चल रही है। मेघालय और त्रिपुरा के जंगलों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मलेरिया का बहुत प्रकोप रहता है, फिर भी वहाँ लगातार ड्यूटी चलती रहती है। तो इस तरह से डिफ़िकल्ट टेरेन में भी लगातार ड्यूटी देना पड़ता है। और चूँकि ये कंटिन्यूसली आपको बॉर्डर को ऑब्ज़र्व करना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ड्यूटी है। लगातार चौकस बनाए रखना अपने आप में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब होता है। 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियनों के साथ गठित सीमा सुरक्षा बल की आज 178 बटालियन हैं। आज बल के जवान सीमाओं पर आने वाली हर चुनौती का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं। देश की दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में गठित सीमा सुरक्षा बल सही मायनों में प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। दुश्मन का सामना सबसे पहले इसके जवानों को ही करना पड़ता है। मुख्य रूप से गठन तो द्वितीय पंक्ति के रूप में हुआ था, क्योंकि जब गठन हुआ था तो उस समय लड़ाइयाँ हो रही थी बॉर्डर पे। 60 के दशक में 2-3 लड़ाइयाँ हुई, फिर 71 में हुई। लेकिन तब से मोर लेस हमारी जो सरहद है वहाँ पे पीस है। आज की डेट में ज़्यादातर जगह 90% लोकेशंस में सीएपीएफ ही फॉरवर्ड आगे प्रथम पंक्ति बना रहे हैं सुरक्षा की, और आर्मी चूँकि अभी शांति है कुल मिलाकर के, इसीलिए पीछे है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उसका मुकाबला तो सीएपीएफ को ही करना पड़ता है। प्रमुख शिक्षण संस्थान सीमा सुरक्षा बल अकादमी टिकनपुर मध्य प्रदेश, सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट टिकनपुर मध्य प्रदेश। प्रशिक्षण काफ़ी कठिन होता है, चूँकि एक बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है और हर चीज़ एक कायदे कानून के तहत ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि, चूँकि बहुत बड़ा फोर्स है और आर्म्ड फोर्स है,
जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपको एक वेपन दिया गया है, तो अगर आप पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए 100% परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ उम्मीद ये की जाती है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको एक पूरी तरह से प्रशिक्षित रूप से कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान जो बर्फीले मैदानों में भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए उन स्थितियों में दिन रात तैनात रहते हैं जिनमें साधारण व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन 4 बटालियनों के साथ हुआ था। आज इसकी 56 बटालियनें हैं। बहुत अच्छे अवसर हैं और बहुत अच्छा बल है, मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक है। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है, चूँकि हम हिमालय के में तिब्बत की जहाँ जहाँ सीमाएं हैं वहाँ कार्यरत हैं। हमारे यहाँ शारीरिक क्षमताओं की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मगर हमारे यहाँ जब भी नियुक्तियाँ होती हैं तो विस्तार से प्रचार होता है उसका, और मैं तो आह्वान करूँगा सभी युवाओं का कि इसमें भाग लें। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी मसूरी उत्तराखंड, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु हरियाणा, माउंटेनियरिंग स्कीइंग इंस्टीट्यूट औली उत्तराखंड। आईटीबीपी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बेसिक ट्रेनिंग में ही हम लोग माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग और भी एडवेंचर स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं लगे हुए, वाटर रिवर राफ्टिंग, वो सब करवाते हैं जवानों से। जिसके अलावा जूडो, कराटे, अनआर्म्ड कम्बैट एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी ट्रेनिंग का। वेपन ट्रेनिंग तो हम देते ही हैं, लेकिन लगभग 1 साल की ट्रेनिंग में एक सिपाही से लेकर अधिकारी तक को हम लोग माउंटेनियरिंग में बिल्कुल दक्ष बनाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग में दक्ष बनाते हैं, ग्लेशियर ट्रेनिंग में दक्ष बनाते हैं, और यही चीज़ हमको बाकी फोर्सेस से अलग करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया था। देश में 271 सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा का दायित्व इस बल के जवानों पर है। इन सभी केंद्रों में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ सुरक्षा में लापरवाही होती है तो एक तो हमारी जो विकास की गति है, आर्थिक विकास की, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और उसके अलावा भी और कई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो चुनौती भरा कार्य है, लेकिन इसके लिए हम अपने लोगों को अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, नए कोर्सेज जैसी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से नए कोर्स दिए जाते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी हैदराबाद, अराकोणम तमिलनाडु, बारावाहा मध्य प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़ और देवली राजस्थान। जितनी भी हमने नई ट्रेनिंग के कार्यकलाप चलाए हैं उसका पूरी की पूरी फोर्स में उसको एक्सेप्ट किया गया है, और एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है उसका एक लेवल जो है, बेंचमार्क जो है, वो भी उन सब लोगों ने हासिल किया है। तो ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है, और ट्रेनिंग की वजह से ही उनको अपना काम करने में काफ़ी मदद मिलती है। और युवाओं के खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अर्धसैनिक बलों की और वहां पर रोजगार की संभावनाओं पर। और अब देखते हैं कि जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि किन किन स्थानों पर उनके लिए संभावनाएं हैं, तो देखते हैं कि एंट्री लेवल क्या है, प्रशिक्षण कैसे होता है और उसके लिए आप में किन किन योग्यताओं की ज़रूरत है। अर्धसैन्य बलों से संबंधित सेवा गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आती है। हालांकि इनका संगठन का ढांचा
पदक्रम और ट्रेनिंग में भिन्नता हो सकती है, लेकिन काम करने का मूल उद्देश्य अनुशासन और प्रतिबद्धता रक्षा सेवाओं जैसी होती है। अर्धसैन्य बल में जाने से पहले आपको सूची में शामिल शर्तों जैसे शारीरिक और मानसिक तौर पर खरा उतरना जरूरी है। यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं, तो भाषा की ट्रेनिंग, अगर उसको भाषा की कोई समस्या है, वो हिंदी नहीं जानता, तो सबसे पहले भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उसकी कंडीशनिंग करी जाती है। वो अपने घर से दूर आता है तो थोड़ा सा उसको इमोशनली घर से थोड़ा सा डिटैच होने के लिए यहाँ सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद में फिर फिज़िकल के बाद में वेपन हैंडलिंग, उसके बाद शूटिंग स्किल्स, और उसके बाद हमारी जो बीएसएफ की रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ बॉर्डर पे होती हैं, उनका प्रशिक्षण फिर दिया जाता है। अर्धसैन्य बलों में 10वीं या 12वीं टेक्निकल ग्रेजुएट शिक्षा अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर्स और दूसरे विशेषज्ञता प्राप्त युवाओं के लिए काफी संभावनाएं हैं। इसमें 4 विभिन्न स्तरों में भर्तियां होती हैं, जिनमें जवान, टेक्निकल प्रोफेशनल जैसे रेडियो ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स होते हैं। कांस्टेबल जीडी लेवल पे जो एंट्री होती है वो अपनी काबिलियत के हिसाब से 5 साल के बाद में, अगर वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एंट्री हमारा एक व्यवस्था है, उसके तहत वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे करके और सब इंस्पेक्टर बन सकता है। और फिर सब इंस्पेक्टर के बाद फिर वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एंट्री वाला एग्ज़ाम दे करके और असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकता है। अगर ये नहीं होता है तब भी एक निश्चित सेवा काल के बाद में और कुछ कोर्सेज़ वगैरह पास करने के बाद में हेड कांस्टेबल वो बनता है, और हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर उसकी पदोन्नति होती है, और फिर से कुछ कोर्सेज़ वगैरह करने के बाद सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लेवल तक भी लोग बाग उसमें प्रमोशन ले सकते हैं। हालांकि जवान बनने के लिए फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया के तहत लंबाई, वजन और सीने का साइज बहुत जरूरी होता है। इन्हें लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती है। जवान और उप निरीक्षक के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग और अधिकारी पदों के लिए सीधी भर्ती के रूप में सहायक कमांडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा होती है, जिसे यूपीएससी आयोजित करता है। सबसे पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, क्या वो उस भर्ती के लिए एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगली स्टेज पे उनका नापजोख होती है, उसमें उनका हाइट, वेट, चेस्ट देखा जाता है। जो इसमें क्वालिफाई हो जाता है उसको फिर फाइनल मेडिकल उसका लिया जाता है। फाइनल मेडिकल में पास होने के बाद में फिर ऐसे सभी जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा होती है, जो 100 नंबर का एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर जो अंक वो हासिल करते हैं, वैकेंसी के हिसाब से फिर उसकी मेरिट बनती है अलग अलग कैटेगरीज की। पैरामिलिट्री के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए छूट का प्रावधान भी है। ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल के लिए किसी भी व्यक्ति को 10वीं पास होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल के लिए उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी के लिए है। बदलते दौर में अर्धसैन्य बलों की भूमिका जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसी तरह से स्वीकृत बटालियनों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अर्धसैन्य बलों की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने हाल ही में केंद्रीय अर्धसैन्य बलों और पुलिस संगठनों में 62,000 से भी अधिक सिपाहियों की भर्ती निकाली है। ये भर्तियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एसएसएफ में होनी है। अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत और लगन से ही आपको फोर्स में काम करने का मौका मिलेगा। 62,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें जो है आपको सफलता मिलेगी। और अब आपको लिए चलते हैं गुड़गांव के बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर। देखते हैं कि
यहाँ पर रंगरूटों का चुनाव कैसे होता है, प्रशिक्षण कैसे होता है और इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने लिए कैसे उपयुक्त मानते हैं, इसको देखते हैं। और अब चलते हैं सीधे गुड़गांव के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र पर। देश की खातिर मर मिटने का जज्बा और चुनौती भरी है इनकी जीवन शैली। ये नजारा है गुड़गांव के भूंड से स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र का। जोश, स्फूर्ति और अनुशासन से भरे ये युवा रंगरूट केवल रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से ही सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने नहीं आए हैं, बल्कि फोर्स में आकर राष्ट्र सेवा के लिए कुछ कर दिखाने की दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर आए हैं। अर्धसैन्य बल सेवा, देशभक्ति और राष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति के आदर्शों के प्रतीक है। अर्धसैन्य बलों में भर्ती स्वैच्छिक है एवं इसमें भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के हों, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो शारीरिक, चिकित्सक एवं शैक्षिक मापदंडों को पूरा करते हों। तो देर किस बात की, अगर आप में भी जोश, जुनून और योग्यता रूपी जज्बा है तो अर्धसैन्य बलों में शामिल होकर आप देश सेवा के लिए अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा सकते हैं। वो आपकी भर्ती करा देगा या उसकी किसी से जान पहचान है तो ऐसे किसी आदमी के झांसे में नहीं आए। और ऐसे आदमी के बारे में हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे उसको जरूर सूचना दें। यह है देश के कोने कोने से आए बीएसएफ में भर्ती होने के इच्छुक युवा जो सीमा सुरक्षा बल में एंट्री के लिए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अब बारी है पीएसटी और पीईटी की। शारीरिक मापदंड के लिए जहां आवेदक की ऊंचाई, वजन और सीने की जांच परख की जा रही है, अब बारी है सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की। और अब सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल देश की शान है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के अलावा प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी घटनाओं पर नियंत्रण कर बीएसएफ ने देश के आम जनमानस में एक विशिष्ट और गौरवशाली पहचान बनाई है। आइए देखते हैं बीएसएफ के रंगरूटों को किस तरह से प्रशिक्षण देकर फौलादी रूप से मजबूत बनाया जाता है। यह है फिजिकल ट्रेनिंग की कवायद जो रंगरूटों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और दक्ष बनाती है। बैलेट फाइटिंग, जिसे दुश्मन पर हमले के आखिरी पायदान पर कब्जा करने के लिए लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेपन हैंडलिंग टीचिंग ट्रेनिंग, जिसमें रंगरूटों को हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये नजारा फायरिंग रेंज पर प्रशिक्षण का है। यहां पर रंगरूटों को दुश्मन पर अचूक निशाना साधने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह है कमांडो प्रशिक्षण की एक झलक, जिसमें जवानों को कमांडो ऑपरेशंस के लिए ऑब्स्टिकल फाइट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि घात लगाकर दुश्मन को निस्तो नाबूद किया जा सके। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के नव आरक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा और देश की अखंडता की शपथ ली है। आइए बात करते हैं बीएसएफ के नव रंगरूटों से, क्या है देश की सेवा और सच्ची राष्ट्रभक्ति के प्रति उनका जज्बा। देश की सेवा भी कर सकता हूँ और फिर भी मेरा परिवार भी देखभाल कर सकता हूँ। देखा था टीवी में जो बीएसएफ में सब लोग भर्ती कर, मेरी इच्छा हुआ इसलिए मैं बीएसएफ में भर्ती होकर देश का रक्षा करूँगा, खुद लड़ूंगा देश के लिए। मेरे को बचपन से बहुत शौक है फोर्स में ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए मैं बीएसएफ में भर्ती हो गया। बीएसएफ काफ़ी अच्छा है, दूर से अच्छा लगता था इसलिए ये ज्वाइन किया। सीमाओं पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए मैंने बीएसएफ में ज्वाइन किया। बीएसएफ काफ़ी अच्छा फोर्स है और इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलता है। देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया।
डिसिप्लिन के फौज है सर, और बीएसएफ ज्वाइन किया मैं इसीलिए देश की सेवा करने के लिए और बॉर्डर पर जो अपराध होते हैं उसका रोकथाम करने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। वर्दी में सजे धजे किसी भी रंगरूट को देखते ही सीना गर्व से तन जाता है। फोर्स की वर्दी में सजे ये जवान हजारों की भीड़ में भी अलग ही दिखाई देते हैं। तो देर किस बात की, आप भी शौर्य को अपने कंधों पर महसूस करना चाहते हैं तो अर्धसैन्य बल में भर्ती होकर अपना भविष्य तलाश सकते हैं। और अब चलते चलते एक नज़र रोजगार सप्ताह पर। तो युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या युवाओं के किसी मुद्दे या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86-947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोज़गार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।